Hello students, welcome to the science class of 7-star convent school. Now our next heading is evaporation. Evaporation क्या होता है? Students, evaporation को बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत जगहों पे पूछा जाता है और ये हमारे डेली लाइफ में आसानी से दिख भी जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है, अभी तक जब हम मैटर की स्टेट को चेंज कर रहे थे तो हमने कौन कौन सी चीजों को यूज किया। तो पहला प्रोसेस तो हमारा था हीटिंग प्रोसेस, यानी हम हीट करते थे और मैटर की स्टेट चेंज हो जाती थी। यानी आप ये कह लो हीट करते थे या कोल्ड करते थे, यानी टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर को चेंज करते थे। जैसे आइस को हमने वाटर बना लिया, वाटर को वाटर वेपर बना लिया, तो ये टेम्परेचर चेंज करके हम उसके स्टेट में चेंजेस करते थे। इसके अलावा और कौन सा प्रोसेस है? इसके अलावा हम कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है प्रेशर का। प्रेशर का कैसे? जैसे हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया था और बहुत ज्यादा कंप्रेस करने से वो सॉलिड बन गई थी, जिसको हमने बोला था सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस। तो वो बहुत ज्यादा कंप्रेस करने की वजह से गैस जो है सीधे सॉलिड में चेंज हो गई। तो यानी एक तो ये प्रोसेस हो गए कि आप हीट से उसके मैटर के स्टेट में चेंजेस कर सकते हो, प्रेशर से उसके मैटर के स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी ऐसा हो जाए कि अगर हम बोले आपको कि इन दोनों के अलावा क्या कोई और प्रोसेस है जिससे किसी मैटर के स्टेट में चेंजेस हो जाए, मतलब अब हमें इन प्रोसेस का यूज नहीं करना है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस है क्या जिससे मैटर के स्टेट में चेंजेस हो जाए, तो आप बोलोगे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर का। वाटर के केस में क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक बकेट ले लो और इस बकेट में आप रख लो वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बकेट में वाटर रख लिया है। अब इस बकेट का जो सरफेस है यानी जो ऊपरी हिस्सा है, इसको हमने ओपन छोड़ दिया है। अब इसको ओपन छोड़ने से होगा क्या, आप देखोगे कुछ समय बाद धीरे धीरे इस बकेट का वाटर कम होता जाएगा और फिर ये गायब हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया? इसमें ना तो हमने इसके टेम्परेचर में कोई चेंज किया है, ना तो हमने इसको बॉईल किया है कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ना तो हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, तो फिर ये कैसे कन्वर्ट हो गया? तो स्टूडेंट यहां से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वाटर जो है वो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे उसके पहले ही अगर ये गैसोइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, यानी इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये लिक्विड जो वाटर है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है, इसको हम बॉईल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गैसोइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये गायब हो जा रहा है, यानी इवेपोरेट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट हम ये समझेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है और क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको वाटर के पार्टिकल्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स में एक खास बात होती है, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमें पता है वो कभी भी रेस्ट की स्टेट में नहीं होते हैं। कोई भी एक गिवन टेम्परेचर हो, कोई भी एक नॉर्मल टेम्परेचर में जब ये मैटर रखा हुआ है तो इसके पार्टिकल चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ये एक जगह रेस्ट में नहीं होते। और ये मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है इसके अपर सरफेस वाले पार्टिकल्स में। ये जो अपर सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ये बाकी के पार्टिकल्स की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी रखते हैं, इससे ये बहुत तेजी से उनको छोड़ के बस अलग हो जाना चाहते हैं। उसमें होता क्या है कि ये अपर पार्टिकल्स जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये जो है बाकी पार्टिकल्स के साथ अपना बॉन्डिंग छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ये हवा में वेपोरेट हो जाते हैं, यानी ये गैसोइस फॉर्म में बन जाते हैं और उसके बाद ये ऊपर उड़ जाते हैं, हवा में वेपोरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इन वाटर के पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स को छोड़कर, बॉन्डिंग को तोड़कर हवा में उड़ जाना ही एक तरीके से इवेपोरेशन कहलाता है, यानी इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी अब हम देखेंगे वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी इनके वजह से इवेपोरेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, यानी जितनी दूर में ये वाटर रखा हुआ है इसका सरफेस एरिया, ओपन वाला सरफेस एरिया कितना है। जैसे ये बकेट का हम ये कह सकते हैं कि ये ओपन वाला पार्ट है,
तो इसको हम बोलते हैं इसका सरफेस एरिया। इससे क्या होगा, देखो इसमें होता क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। यानी अगर आप इसको एक ऐसे पॉट में रखो जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो तो उससे क्या होगा, वाटर बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया को अगर हम डिक्रीज कर दे यानी घटा दे तो फिर ये जो है इवेपोरेशन कम हो जाएगा। यानी अगर हम इसको कुछ बकेट को ऐसा बना दे तो जिससे कि सरफेस एरिया इसका कम हो जाए तो फिर इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आप कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जिससे वो बहुत आसानी से अपने सरफेस को छोड़ के उड़ जाएंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है, तो देखो सबसे पहले समझो ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर जो भी हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वो ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एयर में छोटे छोटे बबल्स में ये वाटर प्रेजेंट होता है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होगा तो उसमें इवेपोरेशन जो है कम हो जाएगा, यानी ये घट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो एयर के पार्टिकल्स है उनमें ऑलरेडी जो है वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब उनमें जो ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है तो जितना ज्यादा वाटर भरा होगा उतना ही कम उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बचेगी। सपोज अगर हमें मान ले कि ये एयर का कोई एक पार्टिकल है, इसमें हम मान लेते हैं कि 70% वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ह्यूमिडिटी 70% है तो ये सिर्फ 30% ही वाटर होल्ड कर पाएगा। यानी इससे इसका इफेक्ट में ये होता है कि वेपोरेशन कम हो जाएगा जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो 10% हो तो फिर ये 90% वाटर को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम कह सकते हैं अगर विंड स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड को अगर हम कम करेंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा और अगर बढ़ाएंगे तो ये इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। ओके, इसका स्टूडेंट आप सबसे अच्छा एग्जांपल इस बात से कह सकते हो कि जब आप अपने कपड़े ड्राई करने के लिए डालते हो, यानी अपने कपड़े सुखाने के लिए आप बाहर डालते हो, तो उसमें आप देखते हो जब हमारी विंड तेजी से ब्लो हो रही होती है यानी विंड स्पीड तेज होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और जब विंड स्पीड कम होती है तो कपड़े बहुत देर में सूखते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि विंड स्पीड हाई होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें देखो होता क्या है कि सबसे पहले जो ये वाटर के पार्टिकल जो अपर सरफेस में होते हैं, अब ये बहुत ही हाई एनर्जी के साथ होते हैं। अब ये हाई एनर्जी होती है इनमें और ये क्या करते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब ये इवेपोरेट हो गए यानी हवा में ये उड़ गए तब क्या होता है, तब ये वाटर जो है अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। यानी जब ये हवा में उड़े तो वाटर की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब वाटर की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है तो वाटर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है वो ले लेता है। यानी सपोज अगर मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर जो है अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी जो वाटर वेपर के रूप में इसके कुछ पार्टिकल्स चले गए हैं, इनकी एनर्जी इसमें लॉस हो गई यानी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा उसका, तो वो अपनी इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेता है। तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेने से क्या होगा, ये जो टेम्परेचर होगा इसमें फॉल डाउन हो जाएगा, यानी ये नीचे गिरेगा क्योंकि वो एनर्जी तो वाटर ले रहा है। तो यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन के प्रोसेस होने से कूलिंग हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन इवेपोरेशन से जो पहले टेम्परेचर रहा होगा उससे कम हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन से बहुत थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन कूलिंग होती है। ठीक है, और स्टूडेंट यही वजह है कि आप देखते हो कि बहुत ज्यादा समर के डेज में जब बहुत ज्यादा हॉट होता है वेदर, यानी जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो लोग अपने घर के आसपास पानी को स्प्रिंकल करते हैं, यानी पानी का छिड़काव करते हैं इधर उधर, यानी वाटर डालते हैं अपने घर के आसपास। तो उनका कहना है कि इससे कूलिंग आती है। तो देखो उसमें भी यही प्रोसेस है, वहां पे भी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है
जिससे आसपास का जो एरिया हो जाता है वो कंपैरेटिवली बाकी एरिया से थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, नाउ आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।